हाय स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं रिवीजन ऑफ एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एडवांस अकाउंट्स ग्रुप 2, हाईली रिलेटेड टू बैंकिंग कंपनीज, वेटेज बिटवीन 6 मार्क्स टू 8 मार्क्स। सबसे पहले ये समझते कि एनबीएफसी है क्या। वो है फाइनेंसिंग कंपनीज, बट दे आर नॉट बैंक्स। They are into finance business, but they are not banks. तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर डिफरेंस क्या दोनों का। प्रैक्टिकल लाइफ में आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, अगर when you go to an electronic showroom for buying a mobile phone, a gadget, they say that we have Bajaj Fin Services, interest-free EMI. So what is Bajaj Fin Services? NBFC. Muthoot Gold, Manappuram Gold, and so on and so forth, Muthoot Finance, and many of them. They all are NBFCs. तो सबसे पहले ये जानते हैं कि NBFC और बैंक में फ़र्क क्या है। इंट्रोडक्शन देखते हैं फ्रेंड्स। NBFC is a company registered under Companies Act 1956 or 2013, engaged in the business of giving loans and advances, जो loans and advances देता है, acquisition of shares, debentures and other securities, leasing, hire purchase and insurance business. Distinction देखते हैं, difference between a bank and NBFC. First one, demand deposit, simple language, current account. So बैंक में जाके आप current account खुलवा सकते हो. NBFCs cannot have current accounts. Second, payment and settlement system. आपने सबने सुना होगा बैंक क्लियरिंग में चेक गया ये वो। सो ऑल बैंक्स इन इंडिया दे आर पार्ट ऑफ क्लियरिंग हाउस, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। एनबीएफसी को उसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। इश्यूज चेक, हाँ, बैंक में अगर आप अकाउंट खुलवाते हो तो चेक बुक मिलता है, बैंक का चेक। एनबीएफसी कैनॉट इश्यू चेक बुक्स एंड DICGC कवर, यस, बैंक्स में DICGC कवर अवेलेबल है, NBFCs में नहीं है। फॉर आवर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट, NBFC को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। एक, दोज NBFCs विच आर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड दोज विच आर नॉट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। और जो नॉट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट उसको और दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एंड नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। देखिए टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, नॉट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एनबीएफसी का मतलब जिनके एसेट साइड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 करोड़, मीन्स 500 करोड़ या उससे ज़्यादा उनके एसेट साइज। दोज विच आर नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी, दो पार्ट में क्लासीफाई किया, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट में जिनका एसेट साइज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 करोड़, नॉट सिस्टमेटिकली जिनका एसेट साइज इज लेस देन 500 करोड़। यानी जब हम अकाउंटिंग सीखेंगे आगे स्टेप बाय स्टेप जब जाएंगे रिवीजन में, तो एनबीएफसीज तीन पार्ट में क्लासीफाई होंगे, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, नॉट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, नॉट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड नॉट सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। अब डिफरेंट पॉइंट्स हैं हमारे जिसको हमें कवर करना है थ्रू आउट एनबीएफसी। पहला पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ नेट ओन फंड्स, देन कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर लॉस जिसको हम कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस वाला सम है, जैसे बैंक में क्लासिफाई करते थे स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड वगैरह वगैरह, वो का टाइप के सम। आरडीडी यानी प्रोविजन फॉर लॉस, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अलग अलग एनबीएफसीज के लिए। One more variety, valuation of investment, etc., etc. We start with the first variety, calculation of
नेट ओन फंड्स ऑफ एनबीएफसी। कोई एक पर्टिकुलर एनबीएफसी का नेट ओन फंड्स कैसे गिना जाता है, तो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, ये रहा स्टेप्स। नेट ओन फंड्स गिनने के लिए सबसे पहला स्टेप हम ग्रॉस ओन फंड्स गिनेंगे। व्हाट इज ग्रॉस ओन फंड्स? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, एड paid up convertible preference share capital, add free reserves. Free reserves means divisible profit, general reserve, P&L account वगैरह वगैरह. Add securities premium, add capital reserves, clearly लिखा है capital reserves excluding revaluation reserve, less debit balance of P&L account means accumulated loss, all fictitious assets, and less other intangible assets. जब ये सब प्लस माइनस करेंगे तो जो टोटल आएगा उस टोटल को कहा जाता है ग्रॉस ऑन फंड्स। स्टेप 1 ए कहेंगे उसको। बी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरीज इन शेयर्स एंड इन डिबेंचर्स, तो लिखा है investment in subsidiaries, book value of investment in shares and book value of investment in debentures, ये दोनों का टोटल। अब नेक्स्ट स्टेप से कि ये जो इन्वेस्टमेंट का टोटल है फ्रेंड्स, उस इन्वेस्टमेंट में से आई हैव टू सब्ट्रैक्ट 10% ऑफ ए। व्हाट वाज ए? ग्रॉस ऑन फंड्स, उसका 10% माइनस करने का। सो 10% ऑफ ए माइनस किया, मुझे मिला बी। एंड लास्ट स्टेप नेट ओन फंड्स कैसे फाइंड करेंगे? तो नेट ओन फंड्स इज नथिंग बट ए माइनस बी। स्टेप 1 ग्रॉस ऑन फंड्स, क्या क्या आएगा ग्रॉस ऑन फंड्स में? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व यानी डिविजिबल प्रॉफिट, सिक्योरिटी प्रीमियम, capital reserve excluding revaluation reserve, minus fictitious assets, accumulated loss, and minus other intangible assets. Step 1 over. Step 2 investment in subsidiaries in their shares and debentures. Step 3 जब हम इन्वेस्टमेंट के फिगर में से ए का 10% माइनस करेंगे और ए का 10% माइनस करने के बाद जो फिगर आया हमारा, दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए ग्रॉस ऑन फंड्स, रिजल्ट होगा नेट ऑन फंड्स। एक क्वेश्चन देखते हैं उसके ऊपर, कैलकुलेशन ऑफ नेट ऑन फंड्स, ताकि एक एक वैरायटी हर एक आपके सामने आ जाए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 इन योर टेक्स्ट बुक, इन योर क्लास बुक, ये रहा क्वेश्चन 1। Templeton Finance Limited is a non-banking finance company. Extract of its balance sheets are given below. Balance sheet में लिखा है amount in thousands, paid up equity capital, free reserves, loans, deposits, leased out assets, investment in shares of subsidiary and group companies, in debentures of subsidiary and group companies. So shares and debentures दोनों आ गए, cash and bank balance and deferred expenditure. Deferred expenditure means fictitious asset. You are required to compute net own funds of Templeton Finance Limited. As per non-banking financial company, systemically important non-deposit taking company and deposit taking company, Reserve Bank Direction 2016. हम सॉल्यूशन बनाएंगे उसका। सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल नंबर 1, जो स्टेप मैंने सिखाया अभी आपको, ये स्टेप्स आपके सामने फ्रेंड्स। ओके, चलिए सॉल्यूशन बनाते हैं उसका। सो स्टेप 1 आई राइट इन दिस वे, कैलकुलेशन ऑफ नेट ओन फंड्स ऑफ टेम्पल्टन फाइनेंस लिमिटेड। Calculation of
net own funds of Templeton Finance Limited. Particulars: rupees are in thousands and rupees in thousand. Step 1 students, मेरा पहला स्टेप होगा to calculate gross own funds. सबसे पहले हम ग्रॉस ओन फंड्स को गिनेंगे. चलो ग्रॉस ओन फंड्स गिनते हैं. फॉर्मूला क्या थी? पेड अप इक्विटी कैपिटल है क्या हमारे सम में? यस, 100. सो फर्स्ट लाइन पेड अप इक्विटी कैपिटल 100. देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नो, हमारे सम में नहीं है. देन डिविजिबल प्रॉफिट, यस, कौन सा डिविजिबल प्रॉफिट है हमारे सम में? लुक इनटू बैलेंस शीट. आपकी बैलेंस शीट में फ्री रिजर्व्स आर गिवन 500. सो प्लस फ्री रिजर्व्स 500 प्लस कैपिटल रिजर्व एक्सक्लूडिंग रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं है. ओके, प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम वो भी नहीं है. माइनस फिक्टिशियस एसेट्स है क्या? यस वी हैव. डिफर्ड एक्सपेंडिचर है 200, तो वो माइनस हो जाएगा. माइनस डिफर्ड एक्सपेंडिचर 200 माइनस इंटेंजिबल एसेट्स. इंटेंजिबल एसेट्स है क्या? नहीं है. ओके, लेट अस मेक टोटल 600 माइनस 200. सो पहला स्टेप पूरा हुआ. ग्रॉस ओन फंड्स 400. स्टेप 2 हम गिनेंगे इन्वेस्टमेंट इन subsidiaries. In what? In shares and in debentures. हमारी NBFC ने हमारी सब्सिडियरी में के इन्वेस्टमेंट किए हैं अगर शेयर्स और डिबेंचर्स में, तो वो आएगा इन शेयर्स इन डिबेंचर्स. कम ऑन, इन शेयर्स यस, दोनों में 100 है फ्रेंड्स. So total 200. Step 3 क्या करना है? इन्वेस्टमेंट में से 10% ऑफ ग्रॉस ओन फंड्स को माइनस करना है. सो इन्वेस्टमेंट्स ऑफ स्टेप 2 माइनस 10% of gross owned funds. कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स. इन्वेस्टमेंट्स हाउ मच? 200. ग्रॉस ओन फंड्स 400 थे, उसके 10% यानी 160. लास्ट स्टेप पे पहुंच गए हमारा, जहां पे आंसर आएगा स्टूडेंट्स अपना. फोर्थ वन, व्हाट इज आंसर? लिखा है नेट ओन फंड्स. कैसे गिनेंगे नेट ओन फंड्स को? नेट ओन फंड्स इज नथिंग बट ग्रॉस ओन फंड्स जो स्टेप 1 में था फ्रेंड्स, माइनस स्टेप 3 वाला फिगर. सो माइनस स्टेप 3. चलिए कैलकुलेट करते हैं. व्हाट इज ग्रॉस ओन फंड्स? ग्रॉस ओन फंड्स वाज 400 माइनस स्टेप 3 में कितना आया?
160. सो मेरा आंसर तैयार आ गया. नेट ओन फंड्स इज 240. ऐसा सम एग्जाम में 4 या 6 मार्क का पूछ सकते हैं, प्रेफरेबली 4 मार्क का, लेकिन एकदम इजी सम, 4 मार्क आपके पॉकेट के अंदर. स्टेप लिखो, अप्लाई करो, गेट द आंसर. तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड. दूसरी वैरायटी देखते हैं एनबीएफसी की, और वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस. जैसे बैंक में था परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट. परफॉर्मिंग एसेट को हम कहते थे स्टैंडर्ड एसेट. नॉन परफॉर्मिंग एसेट के लिए नाम था, उसमें 3 थे: सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट्स एंड लॉस एसेट्स. यहां पर भी वैसा ही है. क्लासिफाई कैसे करना है वो टेबल आपके सामने, जो आपके टेक्स्ट बुक में भी है. क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस. 2 क्लासिफिकेशन कंपनीज के बारे में, एक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट और दूसरा नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट. सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट के साथ वो भी आ जाता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, क्योंकि दोनों में लिमिट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 करोड़, जो अभी देखा हमने स्टार्टिंग में. एसेट क्लासिफिकेशन. स्टैंडर्ड एसेट किसको कहेंगे? नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड और इंटरेस्ट. जो अपना रीपेमेंट परफेक्ट टाइम पे दे रहे हैं, थोड़ा बहुत डिले होता है लेकिन डिफॉल्ट नहीं होता. नहीं दिया ऐसा नहीं, ओवरड्यू हो सकता है लेकिन नहीं दिया ऐसा कुछ भी नहीं. सेकेंड, सब स्टैंडर्ड एसेट. ओके, सो सब स्टैंडर्ड एसेट में ऑल एन एसेट which has been classified as NPA सबस्टैंडर्ड है. तो कौन सा? सारे एसेट, एसेट मीन्स एडवांस, जिसको आपकी एनबीएफसी ने फाइनेंस दिया हुआ है. दोज एसेट्स विच आर क्लासिफाइड एज एनपीए अप टू, लिखा है लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स. यहां पर अगर सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है तो, और अगर नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है तो लेस देन और इक्वल टू 18 मंथ्स. ये लिमिट कब से लगी? फ्रॉम 31 मार्च 18 ऑनवर्ड्स. सो डिफॉल्ट है अगर, एनपीए मीन्स व्हाट? डिफॉल्ट. एंड डिफॉल्ट इज अप टू 12 मंथ्स. लेस देन और इक्वल टू मीन्स व्हाट? 12 महीने तक का डिफॉल्ट, तो सब स्टैंडर्ड है. और हाँ, अगर 12 महीने से डिफॉल्ट बढ़ा तो डाउटफुल हो जाएगा. वहां पर 18 मंथ से ज्यादा डिफॉल्ट बढ़ा, मोर देन 18, मोर देन 12, तो डाउटफुल हो जाता है. An asset which is classified as substandard for more than 12 months and more than 18 months. And last one, loss assets. Same banking company wala definition, loss asset ka. Loss asset means identified by NBFC, internal or external auditor. ऑडिटर ने कह दिया कि ये नॉन रिकवरेबल है, पूरा पानी में गया पैसा, तो उसको राइट ऑफ कर दो, दैट इज लॉस एसेट. आपकी एनबीएफसी की मैनेजमेंट को लग रहा है कि ये एसेट, ये एडवांस की रिकवरी के चांसेस नहीं है, तो दे आर लॉस एसेट्स. तो 4 क्लासिफिकेशन: स्टैंडर्ड एसेट, नो डिफॉल्ट, डिले हो सकता है, ओवरड्यू हो सकता है लेकिन डिफॉल्ट नहीं है. सब स्टैंडर्ड एसेट, डिफॉल्ट अप टू 12 मंथ्स, मोर देन 12 मंथ्स डिफॉल्ट हुआ तो डाउटफुल एसेट, एंड देन लॉस एसेट. सेम थिंग फॉर नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलिए उसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन आईसीआई ने 2 बार पूछा, दोनों बार एक छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक रह गया जो हम लोग पहले से यहाँ रेक्टिफाई कर लेंगे, और मैं समझाऊंगा भी आपको कि क्या प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ. Okay, let us start with the practical sum on classification of assets. Classification of advance पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग. ठीक है. Bright Finance Limited is a non-banking financial company. It provides you with the following information regarding its outstanding amount. 200 lakhs means total हमने 200 lakhs के एडवांसेस दिए हैं अलग अलग कस्टमर्स को, of which installments are
ओवरड्यू लिखा है, लेट पेमेंट, डिफॉल्ट नहीं, ऑन 200 अकाउंट मीन्स 200 कस्टमर्स फॉर लास्ट 1 month, ऑफ कोर्स ओवरड्यू है, सो इट हैज टू बी स्टैंडर्ड एसेट. कितना अमाउंट? 40 lakhs. ऑन 24 अकाउंट्स फॉर लास्ट 2 months, तो वो भी स्टैंडर्ड हुआ. अमाउंट ओवरड्यू 24 lakhs, so that is also standard. On 10 accounts for more than 3 months, amount overdue 20 lakh. अब more than 3 months means कितना, हमें थोड़ी पता है. more than 3 months तो कुछ भी हो सकता है, तो उसका क्लासिफिकेशन अभी नहीं हो सकता. पेंडिंग. 4 accounts for more than 2 years, amount 4 customers more than 2 years, amount overdue 20 lakhs, already identified as substandard. More than 12 months है friends, मतलब they are doubtful. And one account of 10 lakh which has been identified as non-recoverable by management. Non-recoverable means what? उसका पैसा मिलने वाला नहीं है, so it is loss asset. ऊपर जो हमने पेंडिंग रखा था ना, मोर देन 3 months वाला, उसका डिटेल आया. आउट ऑफ 10 अकाउंट से 10 कस्टमर, ठीक है, ओवरड्यू फॉर मोर देन 3 months. कितना अमाउंट था उसका? मोर देन 10 अकाउंट्स का अमाउंट कितना था फ्रेंड्स? 20 lakhs था. सो मोर देन 3 months उसका अमाउंट था 20 lakhs. आउट ऑफ दैट 10 अकाउंट्स overdue for more than 3 months, उसमें से 6 accounts are already identified as substandard. 10 में से 6 अकाउंट जिसका अमाउंट कितना है? 6 lakhs for more than 12 months. What do you mean by more than 12 months? Doubtful. So ये वाले एडवांसेस क्या हुए? डाउटफुल हुए. तो बाकी कितने बचे? 4 अकाउंट जिनका अमाउंट कितना होगा? 14 lakhs. एंड अदर मीन्स ये 4 अकाउंट 14 lakh आर आइडेंटिफाइड एज सबस्टैंडर्ड एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 months. व्हाट डू मीन बाय लेस देन 12 months? दे विल बी, वो कहाँ पर जाएंगे? सबस्टैंडर्ड एसेट्स होंगे हमारे. 4 अकाउंट 14 lakh अमाउंट. Classify the assets of the company in line with non-banking financial company, systemically important, non-deposit taking company. यानी 12 months वाली लिमिट. अगर नॉन सिस्टमिकली लिखते तो 18 months वाली लिमिट लगती है. एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी, रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2016. मैं हमेशा ऐसे बोलते हूँ पहले सम से ही आपको कि दोनों में ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 करोड़ का लिमिट है. मीन्स डिपॉजिट टेकिंग कंपनी, नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं. चलिए उसका सॉल्यूशन देखते हैं. सॉल्यूशन शुरू करते हैं. ब्राइट फाइनेंस लिमिटेड, क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस, रुपीज इन लैक्स. फर्स्ट विल बी स्टैंडर्ड एसेट्स. Then substandard assets, doubtful assets, and lastly loss assets. Question: Bright Finance Limited is a non-banking financial company. It provides you with the following information regarding its outstanding amount of 200 lakhs. So total of all this should be 200.
जिसको हमें इंडिविजुअली क्लासीफाई करना है फ्रेंड्स अभी, of which installments are overdue on 200 accounts for last 1 month. So it's a standard asset. So under the head standard assets, I will write 200 accounts overdue for how many months? 1 month. Amount is 40 lakhs. Next, on 24 accounts for 2 months. So 24 accounts overdue for 2 months. How much? Amount is 24 lakhs. Next, on 10 accounts overdue for more than 3 months, जिसकी डिटेल आगे चल के आती है, pending. On 4 accounts for more than 2 years, amount overdue, okay, is how much? For due for 20 lakhs already identified as substandard assets. So that will be going to doubtful assets. कितना लिखा है? How many accounts? 4 accounts. Substandard for how many months? More than 2 years. For more than 2 years. More than 2 years is of course more than 12 months. More than 2 years, your amount is 20 lakhs. In your question, here is for more than 2 years. Okay, continue. Next is the next point coming over will be, next line says 4 accounts for more than 2 years, amount overdue 20 lakhs already identified as substandard asset, and 1 account of rupees 10 lakh which has been identified as non-recoverable by management. What do you mean by non-recoverable by management? It is a loss asset. So I'll write here 1 account identified as non-recoverable. How much amount it is? 10 lakhs. Next, it goes in the next line, and that is out of 10 accounts overdue for more than 3 months, 6 accounts are already identified as substandard amounting to 6 lakhs for more than 12 months. So that will be substandard assets for the doubtful, more than 12 months it is. So doubtful, 6 accounts substandard for more than 12 months. What is the amount? 6 lakhs. And we already calculated, friends, in our question. Balance will be how much? Balance will be 4 accounts with 14 lakh figures. What is given for them? And for the others are identified as substandard for less than 12 months. So that will be substandard. 4 accounts. It is substandard for less than 12 months. Substandard for less than 12 months. Amount 14 lakhs. So if you see our classification 40, 24, 14, 20, 6 and 10, and total should be 200. Make total, find out is our amounts total comes to 200 or not, and you will find that no sir, it is not coming to 200. There is a difference of 86, and for that 86 lakh question is silent.
वो 86 लाख क्या है? कुछ भी नहीं दिया। स्टार्टिंग कहां से हुआ? ओवर ड्यू फॉर 1 मंथ, जिसने डिले किया 1 मंथ से। तो ये जो अमाउंट बचा 86 लाख, उन्होंने कुछ डिले किया ही नहीं है। रेगुलर पेमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट वो लोग टाइम पे देते गए। That does just mean they are standard assets. So 86 lakh will be the balance. Balance means what? No overdue assumed. हमने जो अज्यूम किया वो लिख दिया पेपर पे ही, ताकि पेपर चेकर को पता चले कि हाँ स्टूडेंट ने 86 लाख क्यों लिखा वहां पे, क्योंकि वो अज्यूम कर रहा है कि इसके ऊपर कोई ओवरड्यू नहीं है, दे आर रीपेइंग इन टाइम। ओके, फुल सॉल्यूशन कंप्लीटेड। वेटेज बिटवीन 4 to 6 marks. Classification of advances, standard assets, substandard assets, doubtful assets and loss assets. Solution coming to an end. और एक वैरायटी लेते हैं फ्रेंड्स एनबीएफसी की, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर लॉस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो आपने बैंकिंग में भी देखा था। एनबीएफसी में फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर लॉस, जो एनबीएफसी से उसको हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। दोज एनबीएफसीज विच आर इनटू हायर परचेज बिजनेस, जिनका लीजिंग बिजनेस के साथ कनेक्शन है, हायर परचेज बिजनेस के साथ। कोई एनबीएफसी सेल फोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, कार, टेलीविजन्स, वो सब हायर परचेज पे दे रही है। एंड अदर कंपनी, जो हायर परचेज कंपनी है उसके 2 टाइप के प्रोविजन होते हैं, एक बेसिक प्रोविजन और दूसरा एडिशनल प्रोविजन। पहले हम लोग देखते हैं प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट फॉर अदर कंपनीज। अदर कंपनीज मीन्स जो हायर परचेज बिजनेस में नहीं है, सो अदर कंपनीज हियर। प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट फॉर अदर्स, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड एसेट 0.40% एंड 0.25%, बस यहाँ पर ही डिफरेंस है। बाकी सारे एसेट्स प्रोविजन परसेंटेज इज सेम, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट हो या नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। मत भूलना, मैंने समझाया था आपको, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट के साथ साथ डिपॉजिट टेकिंग कंपनी भी आ जाती है, क्योंकि दोनों में लिमिट सेम है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 करोड़, राइट। देखिए दोनों में सेम आ जाएगा, सिर्फ स्टैंडर्ड एसेट में डिफरेंस है। सब स्टैंडर्ड एसेट दोनों में 10%, सिक्योर्ड एंड doubtful up to 1 year 20-20, 1 year to 3 years 30-30, more than 3 years 50 and 50. Unsecured portion यानी doubtful asset and unsecured 100%, and lastly loss assets also 100%. किसके लिए है ये? For those companies which are into business अदर देन लीजिंग बिजनेस, लीजिंग बिजनेस के अलावा वाली कंपनीज के ऊपर। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपके टेक्स्ट बुक का। वाइल क्लोजिंग इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31st March 18, a non-banking finance company has its advances classified as follows: rupees in lakhs। कुछ भी लिखा नहीं कि वो हायर परचेज में है या अदर्स में, तो सीधी बात है वो अदर्स है। हायर परचेज होता तो लिख के देते कि वो हायर परचेज में है। स्टैंडर्ड एसेट्स, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, सिक्योर्ड पोर्शन ऑफ डाउटफुल एसेट्स, उसमें अप टू 1 year, 1 year to 3 years, more than 3 years, unsecured portion of doubtful assets and loss assets. Calculate amount of provision which must be made against advances as per
Non-banking financial company, non-systemically important. Non-deposit taking company, Reserve Bank Direction 2016. And non-banking financial company, systemically important, non-deposit taking and deposit taking, क्योंकि दोनों का लिमिट सेम है. सो केस 1 एंड केस 2 दोनों के लिए प्रोविजन गिनने के लिए बोला है. एक कॉलम में टेबल बनाएंगे हम लोग, क्योंकि पर्टिकुलर्स तो सेम है, टाइप्स ऑफ एसेट्स, इवन अमाउंट ऑफ एसेट्स सेम, फर्क होगा सिर्फ परसेंटेज, वो भी आप जानते हो, सिर्फ एक ही परसेंटेज, स्टैंडर्ड एसेट्स में ही फर्क, बाकी सब कुछ सेम. सॉल्यूशन करते हैं. वेटेज 4 मार्क्स इन एग्जाम्स. लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. देख लेते हैं सॉल्यूशन. टेबल तैयार है आपके सामने. कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर लॉस फॉर NBFC ऑन 31st March 18. रुपीज इन लैक्स. पर्टिकुलर्स, अमाउंट ऑफ एडवांस रुपीज इन लैक्स. कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 जो क्वेश्चन में दिया है आपको 1 एंड 2, वो 1 एंड 2 लिखा. तो 1 का बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है, वो हेडिंग में नहीं आ सकता. 1 में 2 सब हेडिंग, रेट एंड अमाउंट ऑफ प्रोविजन. 2 में सब हेडिंग, रेट एंड अमाउंट ऑफ प्रोविजन. और सॉल्यूशन खत्म होने के बाद नीचे फुटनोट में दिखा देने का 1 मीन दिस थिंग एंड 2 मीन दिस थिंग. समझिए? 1 मीन्स जो अपने को टेक्स्ट बुक में दिया है उसको कॉपी कर लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन में. 2 मीन्स उसको भी कॉपी कर लो. आप भूलना नहीं, ये स्टेटमेंट नीचे फुटनोट लिखना, क्योंकि ऊपर हेडिंग में हम सिर्फ 1 और 2 ही लिख रहे हैं. स्टार्ट. फर्स्ट वन, स्टैंडर्ड एसेट्स. सो नंबर 1, स्टैंडर्ड एसेट्स. हाउ मच? 16,800 lakhs. 1 is non-systemically, 2 is systemically. So 0.25% and यहाँ पर 0.40. I'll simply write in the heading rate percentage लिख लेता हूँ ताकि बार बार आपको परसेंटेज ना लिखना पड़े. आगे बढ़ते हैं. नंबर 2, सबस्टैंडर्ड एसेट्स. और आप सब जानते हो फ्रेंड्स, अभी सब परसेंटेज दोनों में सेम रहेगा. सो इट इज 10 and 10. अमाउंट कितना है हमारा? 1340. 10 and 10. Then secured portion of doubtful assets. So number 3. Doubtful secured up to 1 year. कितना है? 320. परसेंटेज कितना होगा फ्रेंड्स? 20%. 1 year up to 3 years. So 1 year up to 3 years. अमाउंट कितना है? 90. 30%. Next, more than 3 years. 30. Amount percentage will be 50%. Then doubtful and unsecured, वो तो 100% है हमारा. डाउटफुल, अनसिक्योर्ड अमाउंट कितना है? 97. 100%. एंड लास्टली लॉस एसेट्स 48, 100 and 100. चलिए डायरेक्टली परसेंटेज तैयार है हमारे पास. कैलकुलेट कर लेते हैं. 16,800 का 0.25%. सो 42 lakhs. 0.40%. 67.20 lakhs. बाकी सब तो सेम रहेंगे.
134 का 10%, 1340, so 134. 320 का 20% is 64, 90 का 30% is 27, 30 का 50% is 15, 97 and 48. टोटल अगर हम करेंगे, सो टोटल प्रोविजन यहाँ पे इज 452.20. In fact, the second category will be 452.20 and this is 427. This is 452.20. इतना प्रोविज़न बनाना पड़ेगा. नॉट टू फॉरगेट, नीचे फुट नोट आएगी. 1 मीन्स दिस एंड 2 मीन्स दिस. सिंपल टेबल, नो अकाउंटेंसी प्रिंसिपल, सिंपल मैथमेटिक्स. कैलकुलेटर पे गिनो, आंसर लाओ और मार्क लेके जाओ. रेट याद रखना पड़ेगा, वो भी पहला वाला, बाकी सब तो दोनों में सेम ही है. एंड नॉट टू फॉरगेट, जब लिखेंगे सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट तो साथ में डिपॉजिट टेकिंग भी आ जाएगा. Sure everyone? Okay, so that completes our solution. Previous question we have seen provisioning requirement, provision for doubtful debt देखा हमने for companies other than hire purchase companies. अब हम ये देखते हैं कि what are provision requirement for hire purchase companies. जैसे पहले समझाया था कि हायर परचेज कंपनीज में 2 टाइप के प्रोविजन होते हैं, बेसिक प्रोविजन एंड एडिशनल प्रोविजन. बेसिक प्रोविजन कैसे गिनेंगे, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है. लेट अस डिस्कस दैट. इट इज नॉर्मल प्रोविजन बोलो या बेसिक प्रोविजन बोलो, मीनिंग इज सेम. इट इज इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू. ओवरड्यू मीन्स जो इंस्टॉलमेंट डिले हुआ है, जो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट बाकी है, डिफॉल्ट हुआ है, मीन्स पेमेंट नहीं किया ऐसे नहीं, बस लेट हुआ है उसका पेमेंट. इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू यानी फ्यूचर के इंस्टॉलमेंट. सपोज योर कंपनी हैज गिवन 5 इंस्टॉलमेंट, उस बंदे ने तीसरा इंस्टॉलमेंट डिले किया, मैं बोल रहा हूं डिले किया, तो दिस विल बी फॉर द थर्ड इंस्टॉलमेंट, दिस विल बी फॉर द फोर्थ एंड फिफ्थ इंस्टॉलमेंट. देन माइनस finance charges not matured. Finance charges means interest. Not matured means interest of. हमारी बात हो रही कि तीसरा इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट किया, तो इंटरेस्ट ऑफ फोर्थ इंस्टॉलमेंट और 5वें इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट. माइनस डेप्रीशिएटेड वैल्यू, वो डेप्रीशिएशन नहीं है, डेप्रीशिएटेड वैल्यू, सिंपल मीनिंग WDV ऑफ द एसेट. जितने साल एसेट को यूज किया है उतने साल का डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद डेप्रीशिएशन एट 20% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM 20%. जो फाइनल टोटल आएगा अपना, दैट टोटल इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल प्रोविजन और बेसिक प्रोविजन. इसी कैलकुलेशन में कई बार वो लोग पूछ लेते हैं दैट फाइंड आउट WDV ऑफ एसेट, बुक वैल्यू. तो यही फॉर्मूला, सिर्फ लास्ट 2 डेप्रीशिएटेड वैल्यू यहां चला जाएगा, नॉर्मल प्रोविजन यहां आ जाएगा, जैसे आप मैथ्स में करते थे LHS RHS चेंज. जो एडिशनल प्रोविजन है, इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स. विच 2 फैक्टर्स? फैक्टर नंबर 1, जिसमें हमने कितने पीरियड का ओवरड्यू है, जिस कस्टमर ने डिले किया है तो कितने पीरियड का डिले है, एंड अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ डिले प्रोविजन इज अ सर्टन परसेंटेज ऑफ WDV ऑफ दैट एसेट. जो एसेट हमने दी होगी उस कस्टमर को जिसने डिले किया है, उसके सर्टन परसेंटेज ऑफ WDV. देखिए लिखा है एडिशनल प्रोविजन, लेफ्ट साइड है हायर परचेज और लीज इंस्टॉलमेंट, राइट साइड पे है परसेंटेज ऑफ प्रोविजन. लेफ्ट साइड ओवरड्यू अप टू 12 मंथ्स, कोई प्रोविजन की जरूरत नहीं, एडिशनल प्रोविजन नॉट रिक्वायर्ड.
more than 12 months but less than or equal to 24 months, means more than 12 months and up to 24 months, 10% of net book value. More than 24 months but less than or equal to 36 months, 40% of net book value. अलग अलग परसेंटेज हैं. More than 36 to 48 months, 70% of book value, and more than 48 months, 100% of book value. जो मैंने आपको अभी समझाया कि कभी वो लोग WDV भी पूछ लेते हैं. तो ये रहा डेप्रीशिएटेड वैल्यू ऑफ एसेट, नेट बुक वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? सेम ऊपर वाली फॉर्मूला है फ्रेंड्स. इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू, जो इंस्टॉलमेंट में डिले हुआ, प्लस इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू, फ्यूचर के इंस्टॉलमेंट्स, माइनस फाइनेंस चार्जेस नॉट मैच्योर्ड, फ्यूचर के इंटरेस्ट, एंड माइनस जो ऊपर आपने गिना नॉर्मल प्रोविजन, वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा. LHS RHS चेंज. देखिए ये समझाया ना मैंने आपको, ये रहा. That will give you WDV of the asset. So क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारी क्लास वर्क में है वो एडिशनल प्रोविजन, यानी वो इस पॉइंट पे डिपेंडेंट है. तो पहले वो सॉल्व कर लेते हैं ताकि वो एक रिवाइज हो जाए आपका कि एडिशनल प्रोविजन हायर परचेज कंपनी में कैसे बनाते हैं. लेट्स ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 3 देखते हैं स्टूडेंट्स. आपकी बुक में जिस तरह से टेबल बनाया था हमने, उस टेबल के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 नाउ. ओके, फोर्थ सम. ABC Financial Limited is an NBFC providing hire purchase solution, यानी हमारा कंपनी हायर परचेस बिजनेस में है फॉर एक्वायरिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स बुक्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 18. Asset funded computers, television, washing machine, refrigerator and air conditioners, means you are into consumer durables. Interest overdue but recognized in profit and loss account. Recognized means recorded in P&L account. Period overdue दिया है. ऑफकोर्स इंटरेस्ट का अमाउंट प्रोविजन के लिए कुछ काम का नहीं है फ्रेंड्स हमें. नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट आउटस्टैंडिंग ये भी दिया गया है आपको. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी मेड. क्लियरली कंपनी हायर परचेज बिजनेस में है और अलग अलग एसेट की अलग अलग ओवरड्यू पीरियड दी है. तो जो हमने अभी डिस्कस किया था उसकी इंपैक्ट देखते हैं. सॉल्यूशन इस तरह से बनेगा. ABC Financial Limited heading, calculation of additional provision for doubtful debts as on 31st March 18, and figures are rupees in lakhs. हमने 5 कॉलम बनाई फ्रेंड्स. एसेट, ओवरड्यू पीरियड, नेट बुक वैल्यू, रेट ऑफ प्रोविजन एंड देन लास्टली अमाउंट ऑफ प्रोविजन. पहले क्वेश्चन से जो फिगर्स हैं वो लिख लेते हैं हम लोग, जो फिगर्स तैयार मिले हमें क्वेश्चन से. इट्स गिविंग यू कौन सी एसेट्स हैं वो फिगर लिया जाएगा फ्रेंड्स. कौन सी एसेट्स के सामने कितना ओवरड्यू पीरियड है वो फिगर लिया जाएगा. चलिए स्टार्ट. फर्स्ट वन, कंप्यूटर्स. ओवरड्यू पीरियड अप टू 12 months. इंटरेस्ट कुछ काम का नहीं है. WDV हाउ मच? 40812. जो टेबल हमने देखा था ये रहा टेबल आपके सामने. अप टू 12 months, तो प्रोविजन इज नॉट रिक्वायर्ड, नील. नेक्स्ट, टेलीविजन्स. कितना है? ओवरड्यू पीरियड इज फॉर 20 months, यानी 12 months से ज़्यादा बट 24 months से कम. WDV है 4950 lakhs. तो टेबल के हिसाब से ये रहा टेबल आपके सामने. मोर देन 12 months बट लेस देन 24 months, कितने परसेंटेज? 10% ऑफ नेट बुक वैल्यू. सो 4950 का 10%. ऊपर हेडिंग में मैंने परसेंटेज लिख दिया है फ्रेंड्स. सो 4950 का 10%. इसके ऊपर 495 lakhs का प्रोविजन आएगा. नेक्स्ट,
washing machine for 32 months. इंटरेस्ट का कोई काम नहीं है, WDV है 2530. चलिए 32 मंथ्स कहाँ पर आएगा? बिटवीन 24 to 36 मंथ्स. कितने परसेंटेज? 40%. 2530 का 40%, 1012. वॉशिंग मशीन के बाद रेफ्रिजरेटर्स, फ्रिज, इट इज फॉर 45 मंथ्स, 1328. 45 मंथ्स का देख लेते हैं. मोर देन 36 मंथ्स एंड लेस देन 48 मंथ्स, तो कितना परसेंटेज? 70% प्रोविजन. 70% ऑफ वॉट? 70% WDV का. 1328 का 70% होगा 929.60 लैक्स. डेसिमल है और लैक्स में फिगर है तो हम राउंड ऑफ तो कर नहीं सकते फ्रेंड्स. नेक्स्ट वन, लास्ट, एयर कंडीशनर्स फॉर 52 मंथ्स. बहुत बहुत लंबा ओवरड्यू पीरियड. 305. और आप जानते हो टेबल के हिसाब से मोर देन 48 मंथ्स, तो कितने परसेंटेज? 100%. सो 100% ऑफ 305 विल बी 305. प्रोविजन का टोटल करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 2741.60 लैक्स. सो इतना टोटल एडिशनल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बोलो या एडिशनल प्रोविजन फॉर लॉस बोलो, हमारी कंपनी को रखना पड़ेगा. एडिशनल प्रोविजन है ये, बेसिक प्रोविजन नहीं है, डिपेंडिंग ऑन ओवरड्यू पीरियड. सॉल्यूशन कमिंग टू एन एंड. एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हैं पास्ट पेपर सेक्शन से, जो एक नया वैरायटी है जो हमारे क्लास वर्क में नहीं था. बेसिक प्रोविजन कैलकुलेशन. एक ऐसा NBFC जो हायर परचेज बिजनेस में है. आपका एक चैप्टर भी हायर परचेज, आपको याद हो. एक टिपिकल आप वर्किंग नोट बनाते हैं, कैश प्राइस से शुरुआत करते हुए लास्ट इंस्टॉलमेंट तक पहुंचते हैं. यही वर्किंग नोट हमें इस सॉल्यूशन में भी काम लगेगा और वहां से हम फिगर्स एक्सट्रैक्ट करके सॉल्यूशन बनाएंगे. ठीक है. Samvedan Limited is a non-banking finance company. It accepts public deposits and also deals in hire purchase business. Clearly लिखा है, हमारी कंपनी हायर परचेज बिजनेस में है. It provides you with the following information regarding major hire purchase deals on 31st March 2011. Few machines were sold on hire purchase basis. कब बेचा हमने? 31st मार्च को हमने थोड़े मशीन्स बेचे. हायर परचेज प्राइस वॉज 100 lakhs, 1 crore. हायर परचेज प्राइस यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. सो हायर परचेज प्राइस 100 lakhs एज अगेंस्ट कैश प्राइस ऑफ 80 lakhs. सीधी बात है, बाकी का 20 lakhs टोटल इंटरेस्ट हुआ. अमाउंट वॉज पेएबल एज 20 lakhs डाउन पेमेंट. So down payment is 20 lakhs and balance in 5 equal installment. आप आराम से गिन सकते हो. टोटल पेमेंट कितना देना है? 100 lakhs. उसमें से डाउन पेमेंट कितना दिया? 20. तो बचा कितना? 80. and that 80 lakh divided by 5. मतलब ये हुआ कि every installment for this 5 years will be 16 lakh, 16 lakh, 16 lakh. 80 lakhs को 5 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करेंगे तो एवरी इंस्टॉलमेंट हमारा 16 lakhs का आएगा फ्रेंड्स. हायर वेंडर कलेक्टेड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. हायर वेंडर यानी हमारी कंपनी, हम सेलर है, वेंडर है. पहला इंस्टॉलमेंट मिल गया ऑफ 31st March 12, कलेक्टेड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, बट कुड नॉट कलेक्ट द सेकेंड. डिफॉल्ट हुआ सेकेंड इंस्टॉलमेंट में, which was due on which day? 31st March 13. एवरी ईयर के इंस्टॉलमेंट है. 31st March 11 को हमने सेल किया तो पहला इंस्टॉलमेंट कब होगा? 31st March 12, 31st March 13, 14, 15 एंड 16. उसमें जो 31st March 13 वाला इंस्टॉलमेंट है जहाँ पे डिफॉल्ट हुआ, हमारे जो बायर है, हमारा हायर बायर, उसने टाइम पे पेमेंट नहीं दिया. वो
The company was finalizing accounts for the year ending 31st March 13. हम फाइनल अकाउंट्स तक पहुंच चुके हैं. Till 15th May 13, the date on which board of directors signed the accounts, the second installment was not collected. जो इंस्टॉलमेंट 31st मार्च को ड्यू था, 15th मई तक जब हम फाइनल अकाउंट साइन कर रहे, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे अप्रूव कर रहे, तब तक सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला नहीं है, अभी भी ओवरड्यू है. फाइंड करो कितना पीरियड हुआ ओवरड्यू का. 31st मार्च 13 को ड्यू था, अप्रैल के 30 डेज और मई के 15. मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, दैट ओवरड्यू फॉर 45 डेज. 45 डेज ओवरड्यू. ओके, लास्ट लाइन में लिखा है प्रिज्यूम IRR टू बी 10.42%. मतलब इंटरेस्ट का रेट 10.42%. रिक्वायर्ड, व्हाट शुड बी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/12. सेकेंड, व्हाट शुड company recognize finance charge. Finance charge means interest, recognize means record. Interest for the year 12-13 as income. Why? Because 12-13 में डिफॉल्ट हुआ सेकेंड ईयर में, तो उसका इंटरेस्ट हमारी कंपनी बुक्स में दिखा सकती है क्या? यस, आंसर इज यस. दिस इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू आउटस्टैंडिंग इनकम, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट अक्रूवल सिस्टम से बनता है. आंसर विल बी यस कि हाँ, वो इंटरेस्ट बुक्स में दिख सकता है एज आउटस्टैंडिंग इनकम. व्हाट शुड बी नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट ऑन 31st March 13. So far Samvedan Limited is concerned as per NBFC prudential norms requirement for provisioning. And last one, what should be the amount of provision to be made as per prudential norms of NBFC laid down by RBI. तो एक तो उन्होंने ये प्रोविजन पूछ लिया जो हमारी बड़ी फॉर्मूला है. प्रोविजन पूछा मीन्स दो प्रोविजन हुए, बेसिक प्रोविजन भी हुआ और एडिशनल प्रोविजन भी हुआ. ठीक है, सॉल्यूशन में आपके पास आपकी बुक में पूरा वर्किंग नोट बना के दिया हम लोगों ने आपको. देखिए पूरा वर्किंग नोट. कैश प्राइस 31st मार्च 11 को 80 lakhs माइनस डाउन पेमेंट 20 lakhs, तो प्रिंसिपल बाकी रहा 60 lakh. फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है फ्रेंड्स 6.25 lakhs. सो 66.25 lakhs, उसमें से 16 लाख हमने गिना ना, एक एक इंस्टॉलमेंट 16 लाख का होगा. 16 लाख पे किया, 50.25 सो ऑन एंड सो फोर्थ, पूरा फिगर दिया टिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट नील. अब क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढते हैं. पहला क्वेश्चन क्या पूछा आपको स्टूडेंट्स, व्हाट इज प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2012. प्रिंसिपल मीन्स विदाउट इंटरेस्ट. 1/4/2012 को मीन्स ये रहा 31st March 12. हाउ मच इज प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग? इट इज अमाउंट पार्ट 66 में से 16 का इंस्टॉलमेंट पे किया. सो एक्चुअल आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/12 इज हाउ मच? 50.25 lakhs. तो मेरा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला आंसर 50.25 lakhs. दिस आंसर is 50.25 lakhs. Everyone रेडीमेड वंस एक बार आपके सामने वर्किंग नोट तैयार है, सारे फिगर्स तैयार हो जाएंगे. पार्ट भी तो मैंने बोल दिया कि यस इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज किया जाएगा. देख लो 12-13 का इंटरेस्ट कितना है, ये रहा इंटरेस्ट हमारा जहाँ पे डिफॉल्ट हुआ 5.24 lakhs. हाँ, ये इंटरेस्ट हम बुक्स में लिख पाएंगे एज इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. क्यों? क्योंकि हम बुक्स ऑफ अकाउंट अक्रूवल सिस्टम पे बनाते हैं, मर्केंटाइल सिस्टम पे बुक्स बनता है. अब प्रोविजंस गिनेंगे. पहला प्रोविजन मैं गिनूंगा बेसिक प्रोविजन. क्या फॉर्मूला लिखवाई थी आपको बेसिक प्रोविजन? फर्स्ट पॉइंट इज इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू. इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू मीन्स कौन सा इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुआ, ये रहा ओवरड्यू इंस्टॉलमेंट 16 lakhs. देखिए सॉल्यूशन में वर्किंग नोट भी है आपके पास. ये रहा इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, हाउ मच?
16 लाख प्लस फ्यूचर इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट हुआ, टोटल 5 इंस्टॉलमेंट थे, सेकेंड में डिफॉल्ट हुआ तो फ्यूचर में कितने इंस्टॉलमेंट आएंगे? 3। एवरी इंस्टॉलमेंट ऑफ 16 लाख, सो 16 लाख इंटू 3, 48 lakhs minus all future interest, future finance charges, इंस्टॉलमेंट नंबर 3, 4 और 5 का इंटरेस्ट। देखिए ये इंस्टॉलमेंट आया, इंटरेस्ट वाला 4.11, दिस इज इंटरेस्ट पार्ट, ओके। सो दिस इंटरेस्ट 4.11 प्लस 2.88 प्लस 1.52, तो ये 3 इंटरेस्ट हमारे फ्यूचर के इंटरेस्ट हैं। ये रहा 4.11, 2.88 एंड 1.52। उसको माइनस करेंगे। लास्ट क्या माइनस होगा? WDV ऑफ द एसेट कंसीडरिंग 20% डेप्रीशिएशन बाय SLM। सेकेंड ईयर में डिफॉल्ट हुआ तो 2 साल का डेप्रीशिएशन SLM से गिनने का। कॉस्ट प्राइस मीन्स कैश प्राइस। कैश प्राइस कितनी है हमारी? 80 lakhs। 80 lakhs पे 20% यानी 16 lakh फॉर 1 ईयर। SLM है यानी सेकेंड ईयर का भी 16 एंड 16 32। तो मतलब क्या हुआ? मेरा WDV कितना होगा? 80 minus 16, so my WDV is 48 lakh। प्लस माइनस करेंगे तो मुझे मेरा बेसिक प्रोविजन मिल जाएगा, 7.49 lakhs इज माई बेसिक प्रोविजन। ठीक है, चलो और क्या पूछा उन्होंने? बुक वैल्यू ऑफ एसेट फाइंड करो। ऐसा तो स्टूडेंट्स बुक वैल्यू ऑफ एसेट तैयारी है हमारे पास, ओके, लेकिन उन्होंने जो बोला कि इस तरह से गिन के दिखाओ, हम उस तरह से गिन के दिखा रहे हैं। आंसर तो वही आना है, 48 लाख। कम ऑन, सेम। जो इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू 16 लाख, फ्यूचर इंस्टॉलमेंट 48 लाख, फ्यूचर इंटरेस्ट माइनस 8.51 लाख एंड ये 7.49 और ये 48 नीचे आ गया, जिसको हम कहते हैं ना मैथ्स में LHS RHS चेंज। सो 7.49, आंसर इज 48 लाख। ओके, ये बेसिक प्रोविजन हुआ 7.49। एडिशनल प्रोविजन कितना? अब भी देखा हमने, एडिशनल प्रोविजन डिपेंड्स ऑन पीरियड ओवरड्यू। फर्स्ट स्लैब क्या था? ओवरड्यू अप टू 12 मंथ्स, नथिंग। अरे अपना तो अप टू 12 मंथ्स भी नहीं हुआ, ओवरड्यू पीरियड कितना हुआ हमारा? अभी मैंने गिन के भी दिखाया आपको फ्रेंड्स। Overdue period is how many days? Overdue period is 45 days। 45 days overdue हुआ, तो हम पहली कैटेगरी में आएंगे, अप टू 12 मंथ। अप टू 12 मंथ मीन्स प्रोविजन की जरूरत नहीं है, सो एडिशनल प्रोविजन विल बी नील। बेसिक प्रोविजन ऑलरेडी गिना हमने 7.49, एडिशनल प्रोविजन नील, सो टोटल प्रोविजन 7.49। इंपॉर्टेंट पार्ट, वर्किंग नोट बनाना। अगर वर्किंग नोट परफेक्ट गया, सारे फिगर्स वहीं से ही आ रहे हैं। सॉल्यूशन कमिंग टू एन एंड। एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं हम लोग, और वो है इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन फॉर NBFC। आप सब जानते हो इन्वेस्टमेंट फॉर अकाउंटेंसी पर्पस आर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, दैट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है फ्रेंड्स, उस किससे से गिनेंगे, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को किस तरह से गिनेंगे। राइट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर NBFC। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट फॉलोइंग AS 13। आपने तो पूरा चैप्टर किया हुआ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का, राइट, ग्रुप 1 पेपर 1 में अकाउंट्स में। दे आर वैल्यूड ऑन individual basis. What do you mean by individual basis? Long-term investment in equity share of A Limited, long-term investment in equity share of B Limited, long-term investment in debenture of C Limited, long-term investment in mutual fund scheme X, long-term investment in government security Y। हर एक का अलग अलग वैल्यूएशन होगा, कोई एक दूसरे के साथ एडजस्ट या सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का क्या ध्यान रखेंगे आप?
वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, ये तो पता ही है आपको, कंजर्वेटिज्म अप्लाई होता है उसके ऊपर। इट कैन बी वैल्यूड कैटेगरी वाइज, मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स एक मेजर हेड, करंट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड, प्लस वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड, डब्ल्यू लिमिटेड, ये सब मर्ज किए जाते हैं अंडर वन कैटेगरी इक्विटी शेयर। सबके कॉस्ट का टोटल, सबके मार्केट प्राइस का टोटल, और उस टोटल में से हम सिलेक्ट करेंगे विच एवर इज लेस। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, सपोज इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, मार्केट वैल्यू इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, यानी यू आर गेनिंग दैट। सपोज वाई लिमिटेड, मार्केट वैल्यू इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, यू आर लूजिंग इट। लेकिन इंडिविजुअल तो हम देखने नहीं वाले, एक्स वाई जेड सब इक्विटी शेयर्स को मर्ज कर देंगे। मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्टली लॉस ऑफ वाई लिमिटेड इज एडजस्टेड अगेंस्ट गेन ऑफ एक्स लिमिटेड। दैट इज फॉर करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में ये पॉसिबल है। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड कैटेगरी, उसमें स्कीम ए, स्कीम बी, स्कीम सी, उसका टोटल। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी 1, 2, 3, उसका टोटल। हर एक हेड के अंदर टोटलिंग करके हम इंडिविजुअल हेड के अंदर प्लस माइनस एडजस्ट कर सकते हैं। बट सपोज टोटल ऑफ इक्विटी शेयर्स, suppose for example investment in short term equity shares, then debentures, then mutual funds, then government security. Cost and market price. Suppose equity shares cost is 30 lakhs and market price is 50 lakhs. That means we are gaining here. Appreciation is there for 20 lakhs. Debentures cost में same ही assume कर रहा हूँ, 30 and 30, no loss no gain. Mutual funds 30 lakhs and it is 22 lakhs. Market value means you are losing by 8 lakhs. Government securities 30 and 40, so plus 10. What I'm emphasizing now is that this minus 8 means what? Decrease in the market value of mutual funds, depreciation in market value of mutual funds cannot be adjusted against appreciation in equity share or appreciation in government securities. मतलब हेड के अंदर प्लस माइनस हो सकता है, बट लॉस ऑफ वन हेड कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट गेन ऑफ अनदर हेड। शॉर्टली हम उसको कह सकते हैं कि ग्लोबल वैल्यूएशन इज नॉट परमिटेड। ये रहा पॉइंट नंबर 3, ग्लोबल वैल्यूएशन इज नॉट अलाउड। दैट इज डेफिसिट ऑफ one category cannot be adjusted against surplus of another category. Got it everyone? Okay, so that was the basic theory. अब उसके ऊपर हम प्रैक्टिकल सम करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं उसके ऊपर, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके टेक्स्ट बुक में। क्वेश्चन नंबर 9, अनिश्चित फाइनेंस लिमिटेड इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी. It makes available to you the cost and market price of various investments held by it. Figures are in lakhs as on 31st March 12. Script given for equity shares, script A, your cost is 60 lakh and market price is 61.20 lakhs. So in A, you are gaining. Likewise, company B, C, D, E, F, G, 7 companies, you have done investment in equity shares. Mutual fund, MF1, MF2 and MF3, and government securities 1 and 2. क्वेश्चन पूछा गया है, कैन कंपनी एडजस्ट डेप्रीशिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ इन्वेस्टमेंट विद इन अ कैटेगरी?
Yes, answer is yes. Within a category it will be allowed to adjust. इक्विटी शेयर ए बी के साथ जो भी एडजस्टमेंट करना है वो हो सकता है. विद इन कैटेगरी इट इज पॉसिबल. व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च 12? उसके लिए हमें तीन कैटेगरीज का टोटल करना पड़ेगा. टोटल कॉस्ट, टोटल मार्केट वैल्यू एंड सिलेक्ट विच एवर इज लेस. और थर्ड पूछा है आपको, it is possible to set off depreciation in investment in mutual funds against appreciation of the value of investment in equity shares and government securities. मतलब ग्लोबल वैल्यूएशन पूछा है जिसका आंसर यू नो इट, ग्लोबल वैल्यूएशन इज नॉट अलाउड. ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं उसका. हमने तीन कैटेगरी की टोटलिंग कर ली फ्रेंड्स. व्हाट इज टोटल? इक्विटी शेयर्स. हाँ, सबसे पहले ये कह देता हूं, क्वेश्चन में कोई जगह पे लिखा नहीं है दीज आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. सो पूरा सॉल्यूशन हम बना रहे हैं कीपिंग बेस assuming that it is a short term investment. Okay, पहला इक्विटी शेयर. व्हाट इज टोटल कॉस्ट प्राइस? 406.50. ये टोटल मार्केट प्राइस. देन म्यूचुअल फंड, कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, 1 का तो आंसर दे चुके हम. विद इन कैटेगरी आप तो खुद देख सकते हो फ्रेंड्स. इक्विटी शेयर्स में ए बी सी डी ई एफ जी सब इकट्ठा कर दिया हमने, यानी एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस सब मिक्स कर दिया हमने. सेट ऑफ इज अलाउड. अब उन्होंने ये पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट? तीनों कैटेगरी की कॉस्ट और मार्केट प्राइस लिखते हैं और तीनों का लिस्ट यानी लोअर फाइंड कर लेते हैं. सो माय आंसर कैन गो इन दिस वे. Valuation of investments on 31st March 2012. और जो भी फिगर्स दिए हैं क्वेश्चन में हमें फ्रेंड्स, अगर अब क्वेश्चन देख सकते हैं, ऑल क्वेश्चंस फिगर्स आर इन लैक्स. सो रुपीज in lakhs. हम हेडिंग लिखेंगे पर्टिकुलर्स, कॉस्ट, मार्केट प्राइस, and whichever is less. All the three categories: investment in equity shares, investment in mutual funds, and investment in government securities. Right? अब देखिए तीन का टोटल तैयार है हमारे पास स्टूडेंट्स. इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स कितना? कॉस्ट 406.50, मार्केट वैल्यू 442.20. सो कॉस्ट प्राइस 406.50, 442.20. whichever is less. What is less? 406.50. म्यूचुअल फंड 75 and 54. किसको सिलेक्ट करेंगे? whichever is less. So 54. And last 135 and 138. Whichever is less is 135. Simple. Make total of all the three. That will give you market value or my value of investment 595.50 is my value of investment. Okay. क्वेश्चन में पहला पॉइंट पूछा था, कैन कंपनी एडजस्ट डेप्रिसिएशन? आंसर इज यस. सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हो.
that within category appreciation and depreciation of each other script can be very well allowed. 2 का आंसर मैंने दिखा दिया. 3 में आप आंसर थियरी फॉर्म में लिख सकते हो. नो, depreciation in investment in mutual funds cannot be adjusted against appreciation in equity shares and government securities. Why? Because global valuation is not allowed. Clear? That ends the solution. Question देखते हैं. Question 3B on NBFC. ये रहा क्वेश्चन आपके सामने. 5 मार्क वेटेज. Universal Financial Limited is a non-banking financial company. It provides to you following information regarding its advances of 440 lakhs. हमारे क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस. सेम सम, सिर्फ फिगर्स बदले और कुछ नहीं है. टोटल 440 lakhs है, of which installments are overdue on 550 accounts for last 3 months. Amount overdue 105 lakhs. So students, अगर हम सॉल्यूशन बनाए पढ़ते साथ ही, ये आपका फॉर्मेट तैयार. टोटल कितना फ्रेंड्स? टोटल 440 lakhs इज माई टोटल. ठीक है, चलो क्वेश्चन के साथ साथ हम लिखने भी शुरू करेंगे उसके साथ ही. 550 अकाउंट्स फॉर लास्ट 3 months ओवरड्यू है, डिफॉल्ट नहीं है. अमाउंट ओवरड्यू 105 lakhs. सो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड एसेट हमारा. हम लिखेंगे उसको स्टैंडर्ड एसेट में. सो स्टैंडर्ड एसेट में हाउ मेनी? 550 अकाउंट्स. overdue for how many months? 3 months. So overdue for last 3 months. कितना अमाउंट है? 105 lakhs. Next, 75 accounts for 4 months. Amount overdue 64 lakhs. Again overdue है, डिफॉल्ट नहीं है, तो वो भी जाएगा स्टैंडर्ड एसेट में. कितने अकाउंट? 75 accounts overdue for last 4 months. Amount 64 lakhs. 25 accounts for more than 30 months, and this was the printing mistake. Actually होना चाहिए था more than 3 months, लिखा गया वहाँ पे more than 30 months. Okay, amount overdue 66 lakhs pending. Next, 15 accounts already identified as substandard for more than 3 years, unsecured, amounting to 82 lakhs. Clearly substandard but more than 3 years, तो वो क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? डाउटफुल. सो 15 accounts substandard for more than 3 years, और वो अनसिक्योर्ड भी है वापस. कितना अमाउंट है? 82 lakhs. आगे बढ़ेंगे. Next, 8 accounts of 33 lakhs have been identified as non-recoverable by the management. 33 lakhs आने वाला नहीं है. Okay, so वो हो गया loss asset. So loss asset में 8 accounts non-recoverable. Loss assets amount is 33 lakhs. अपने क्लास वर्क की तरह ऊपर नहीं लिखा था 3 months, more than 3 months. यहाँ पे 30 months एक्चुअली 3 months है. उसकी डिटेल आ रही है, देखिए अभी. आउट ऑफ 25 अकाउंट्स ओवरड्यू फॉर मोर देन 30 months, एक्चुअली क्या होना चाहिए? 3 months. क्यों? वो लॉजिक भी समझा रहा हूँ आपको. 17 accounts are already identified as substandard for more than 12 months. Amount overdue 19 lakh, and others are identified as substandard for a period of less than 12 months.
अब ऊपर की कैटेगरी में आप लिख रहे हो ब्रॉड कैटेगरी more than 30 months, and can more than 30 months include something which is less than 12 months? पॉसिबल है क्या? वो हेडिंग क्या है? मोर देन 30 मंथ्स, तो जो कुछ होगा वो 30 मंथ्स के ऊपर का ही होगा, जबकि यहां पे तो लिखा है कि इट इंक्लूड समथिंग विच इज लेस देन 12 मंथ्स. इट इज अपरेंट फैक्ट कि 30 मंथ्स नहीं, वो क्या था? 3 मंथ्स था. चलो क्लासिफाई करते हैं उसको. 17 accounts already classified as substandard for more than 12 months. Substandard for more than 12 months means doubtful 19 lakhs. So उसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे doubtful assets में how many accounts? 17 accounts substandard for more than 12 months. कितना अमाउंट था? 17 अकाउंट सब स्टैंडर्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स इज 19 lakhs. क्लियर? और क्या लिखा उसके अंदर? एंड अदर्स. अरे अभी अदर्स यानी कितना बचेगा? टोटल 25 अकाउंट्स थे, उसमें से 17 अकाउंट्स मैंने लिख दिए, तो बचे कितने? 8 अकाउंट्स. 8 अकाउंट्स आर आइडेंटिफाइड एज substandard for less than 12 months. What do you mean by less than 12 months? It will be substandard. So हम लिखेंगे उसको substandard में 8 accounts. And these 8 accounts identified as substandard for less than 12 months. ऊपर जो दिया था जिसको हमने पेंडिंग रखा था उसका टोटल अमाउंट था 66 लाख. 66 लाख में से 19 लाख तो हमने लिख दिया डाउटफुल में, तो 66 माइनस 19 कितना बचेगा? 47 लाख. सो दिस इज 47 लाख. और अपने क्लास वर्क के सम की तरह ही टोटल करके देख लीजिए कि टोटल 440 लाख आ रहा है. एंड आंसर इज नहीं सर, 440 लाख नहीं आ रहा. कितना डिफरेंस आ रहा है? तो डिफरेंस आ रहा है 90 lakhs. तो उस 90 lakhs को क्या एज्यूम करेंगे? स्टैंडर्ड, जिसमें कोई डिफॉल्ट नहीं है. सो 90 इज बैलेंसिंग फिगर. सेम क्वेश्चन जो अपने क्लास वर्क में है, बस फिगर्स बदले हैं, नंबर ऑफ अकाउंट्स बदले, बेस रिमेनिंग सेम, वेटेज 5 marks. January 21, one of the latest paper, same question. Okay, latest question paper जुलाई 21 का. पेपर कोड EDT. अगेन 5 mark का क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3B 5 marks. एंड यू विल ऑब्जर्व ये भी अपने क्लास वर्क के सम का ही कॉपी. कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल प्रोविजन ऑन NBFC. ओके, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने. पार्ट बी. सिद्धार्थ ऑटो फाइनेंस लिमिटेड इज NBFC प्रोवाइडिंग फाइनेंस फॉर परचेजिंग ऑटो रिक्शाज. प्रोडक्ट का नाम ऑटो रिक्शा. अपने सब में अलग अलग प्रोडक्ट्स थे, टीवी, फ्रीज एटसेट्रा. उन्होंने एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट बना दिया. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बुक्स ऑफ फॉर द ईयर 31 March 21. इंटरेस्ट ओवरड्यू बट रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आपको पता है कि इंटरेस्ट का अमाउंट कुछ काम का नहीं है. और दूसरा, नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट आउटस्टैंडिंग रुपीज करोड़ में दिए हैं. पीरियड ओवरड्यू, फर्स्ट वन अप टू 12 lakhs. व्हाट डू मीन बाय अप टू 12 lakhs फ्रेंड्स? हम परसेंटेज विल बी 0, राइट? सो 30,000 पे 0 मीन्स 0. सेकेंड, फॉर 24 months 4,000 पे 10% होगा 400. फॉर 30 months तो वो हो जाएगा 40%. 3750 का 40% यानी 1500. 45 months 70%. 3000 का 70% 2100 हो जाएगा. एंड लास्ट 60 months यानी 48 months के ऊपर 100%. 10,000 का 100%, पूरा का पूरा 10,000. जो टेबल हमने बनाया था सॉल्यूशन करते बस वैसा ही टेबल बनाना है. टोटल शुड बी 14,000.
सेम सम 5 मार्क, ऐसे ही बोनस है आपके पास। टेबल बनाओ, कैलकुलेट करो, टोटल लिख दो 14,000, यू विल गेट आउट ऑफ आउट। फाइन, क्लियर एवरीवन? सो दोनों पेपर, लेटेस्ट पेपर हमने डिस्कस कर लिए, पूरा रिवीजन एनबीएफसी का ख़त्म हुआ, जहाँ पर एनबीएफसी के पॉसिबल जितनी भी वेराइटीज़ थी वो हमने डिस्कस कर ली। ऑल द बेस्ट टू यू पीपल, थैंक यू।